एपिसोड 331 टू 340। थप्पड़। पूरे गलियारे में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने अपना हाथ नीचे किया और माया जी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। पिछले 3 सालों में उसने जो दुर्व्यवहार और शिकायतें झेली थीं, वे सब इस एक थप्पड़ में समाहित हो गईं। यह माया जी को जमीन पर गिराने के लिए काफी था। आह! माया जी जोर से चिल्लाए और अपना चेहरा पकड़ लिया। उसने अविश्वास से अर्जुन को देखा और गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अर्जुन कपूर, तुम पागल हो। तुम जैसे घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तुम्हारी सास हूं। माया जी क्रोध से फटने वाली थी। एक रीढ़विहीन निकम्मे आदमी ने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? वह उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था। क्या अर्जुन मरना चाहता था? क्या वह उसके परिवार से बाहर निकलना चाहता था? माया जी गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। इसके अलावा, थप्पड़ खाने के बाद उसका चेहरा बहुत दर्द से भरा हुआ था। माया जी फर्श से उठी और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाने लगी और उसे जोर से धक्का देने लगी, अर्जुन! मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी तुम्हें तलाक दे दे। आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। थप्पड़। अंत में, अर्जुन ने उन्हें एक बार फिर थप्पड़ मारा। उसने उसे समान बल से मारा ताकि उसके चेहरे के दोनों ओर संतुलन बन जाए। इस थप्पड़ से माया जी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास से अपने सामने खड़े उस बेकार आदमी को देखने लगी। वह पिछले 3 वर्षों से कमजोर और दब्बू था। वह तो पागल हो गया होगा। अर्जुन तो पागल हो गया। एनी इतनी डरी हुई थी कि उसका दिल उसकी छाती में धड़कने लगा था। उसने अपना मुंह ढक लिया और अविश्वास में देखती रही। मिस्टर अर्जुन बहुत मर्दाना थे। वह उसकी सास थी। क्या वह ठीक होगा? बगल से देख रही भीड़ अर्जुन के लिए जयकारे लगाने लगी। उनकी जयकार पूरे कमरे में गूंज उठी। बस, कितना राहत भरा थप्पड़! वह दुष्ट और बूढ़ी औरत मुंह पर थप्पड़ मारने लायक है। आह! मैं अभी बहुत गुस्से में था। मुझे उस बच्चे के लिए बहुत पसीना आ रहा है। माया जी ने दर्द से अपना चेहरा पकड़ लिया और अपना पैर पटकने लगी। वह चिल्लाई, अर्जुन, क्या तुम पागल हो? मेरे घर आने के बारे में कभी मत सोचना। मेरे पास तुम्हारे जैसा दामाद नहीं है। बस तुम इंतजार करो। चिल्लाने के बाद माया जी ने अपना चेहरा पकड़ लिया और शर्म और गुस्से से हॉस्पिटल से बाहर भाग गई। वह वहां और अधिक समय तक रहने की हिम्मत नहीं कर सकी। इतने सारे लोग उसकी आलोचना कर रहे थे। वे उसे अपनी लार से डुबो सकते थे। ये कहना होगा कि हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद भी माया जी को दर्द से अपना चेहरा पकड़े देखा जा सकता था। हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर, माया जी ने अपना पैर पटका और पीछे मुड़ गई। उसने इमारत की ओर घूरते हुए कहा, अर्जुन कपूर, अब हम पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण पर हैं। मैं तुम्हें और अनिका को अलग कर दूंगी। दूसरी ओर, अर्जुन एनी को हॉस्पिटल के कमरे में ले आया। युवती अभी भी रो रही थी और बहुत दुखी दिख रही थी। उसने कहा, मिस्टर अर्जुन, मैडम को इस तरह थप्पड़ मारने के बाद क्या आप ठीक हो जाएंगे? क्या मेरी वजह से आपको कोई परेशानी होगी? जैसे ही एनी बोल रही थी, वह उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर जल्दी से माफी मांगी, मिस्टर अर्जुन, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं अभी मैडम येट्स से माफी मांगूंगी। मैं उनसे तुम्हें माफ करने की भीख मांगूंगी। ये कहने के बाद एनी कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। वह एनी के व्यक्तित्व की प्रशंसा करता था। ये तो बताना ही पड़ेगा कि वह सुंदर थी। हालांकि, वह आमतौर पर बहुत शांत रहती थी। अर्जुन ने सुना था कि एनी गरीबी में रहती है और उसका एक छोटा भाई भी हॉस्पिटल में है। इसलिए उसे अपने भाई के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। कोई बात नहीं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसे दिल पर मत लेना। अर्जुन ने फोन निकालने से पहले कहा। फिर उसने एनी को 4000 रुपये ट्रांसफर किए और उससे कहा, ये तुम्हारा इस महीने का वेतन है। एनी ने अपना फोन निकाला और देखा कि अर्जुन ने उसके खाते में कितनी रकम ट्रांसफर की है। वह आश्चर्य से बोली, 4000 रुपये? मिस्टर अर्जुन, क्या आपने कोई गलती की है? एक नर्स का वेतन केवल 3000 रुपये था, लेकिन उन्होंने उसे 4000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। ठीक है। अतिरिक्त 1000 का मतलब है कि मैं अपनी सास की ओर से आपसे माफी मांग रहा हूं। अर्जुन बड़े भाई की तरह मुस्कुराया। एनी ने अपना सिर हिलाया। वह उसे वापस ट्रांसफर करना चाहती थी। इसलिए, उसने कहा, नहीं, 3000 रुपये ही होते हैं। इसके अलावा, आप पहले ही मेरे लिए खड़े हो चुके हैं। मैं अतिरिक्त पैसे स्वीकार नहीं कर सकती। नहीं।
वह इसकी अनुमति नहीं दे सकती थी। एनी जानती थी कि मिस्टर अर्जुन किसी अमीर परिवार से नहीं थे। इसके अतिरिक्त, उस दिन उसने जो देखा था, उसके अनुसार उसके परिवार में उसका कोई उच्च दर्जा नहीं था। वह पैसे स्वीकार नहीं कर सकी। फिर भी, अर्जुन ने उसे रोक दिया। वह हंसा और बोला, तुम मेरे साथ इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रही हो? अगर तुम पैसे नहीं लोगी, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उसे निकालें। एनी को झटका लगा। वह अपनी नौकरी नहीं खो सकती थी। अपने होठों को एक साथ दबाते हुए, एनी ने उन्हें काटा और झुककर अर्जुन को बार बार धन्यवाद दिया। धन्यवाद, मिस्टर अर्जुन। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। शाम को अर्जुन एनी को ढूंढने निकला और उसे बगीचे में फोन पर बात करते हुए पाया। एनी रो रही थी। क्या हुआ, एनी? अर्जुन उसके पास गया और चिंता से पूछा। एनी ने फोन रख दिया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूं। अर्जुन को पता था कि युवती बहुत जिद्दी है। आखिरकार, उसने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसलिए, अर्जुन बैठ गया और उसके फोन पर नजर डाली। उसकी लॉक स्क्रीन पर, उसने एक प्यारा सा छोटा लड़का देखा जो खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। हालांकि, लड़का बीमार था और उसके शरीर में एक श्वास नली लगी हुई थी। वह कैमरे पर मुस्कुराने के लिए खुद को मजबूर कर रहा था। अर्जुन भावुक हो गया। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा भाई है? एनी ने अपने होंठ आपस में दबाए और फोटो को देखा। वह धीरे से मुस्कुराए। हाँ, वह प्यारा है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम्हारा भाई एक छोटे आदमी जैसा है। वह बहुत मजबूत है। एनी ने सिर हिलाया। उसने अपने फोन की स्क्रीन को सहलाया और कहा, वह सिर्फ 8 साल का है लेकिन बहुत होशियार है। वह हमेशा अपनी क्लास में नंबर 1 रहता है। जब एनी अपने भाई के बारे में बात कर रही थी तो उसकी आंखों में प्यार और गर्व भर गया। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि तुम हमेशा कड़ी मेहनत करते हो। तुम दिन में 3 काम करते हो। सुबह में, तुम हॉस्पिटल में नर्स होती हो। इस बीच, रात में, तुम पार्ट टाइम नौकरी करती हो और साथ ही पढ़ाई भी करती हो। तुम्हें हर साल छात्रवृत्ति मिलती है। सच कहूं तो, मैं तुमसे प्रभावित हूं। क्या तुम अपने भाई की मेडिकल फीस के लिए पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रही हो? एनी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसके जीवन के बारे में इतना चिंतित होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा भाई अभी भी छोटा है। मेरे माता पिता अब नहीं रहे। वह अब मेरे परिवार का एकमात्र सदस्य है। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी, तो कोई भी उसका ख्याल नहीं रखेगा। अर्जुन मुस्कुराया और अपने अतीत को याद किया। उसने कहा, तुम अपने भाई से ज्यादा मजबूत हो। असल में, जब मैं 12 साल का था तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। तब मैं इतना मजबूत नहीं था। मैंने खुद को 1 महीने से ज्यादा समय तक अपने कमरे में बंद रखा था। एनी हैरान थी। उसने धीमी आवाज में सांत्वना देते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन, आपकी माँ बहुत खूबसूरत महिला रही होंगी, है ना? अर्जुन ने अपने सिर के पीछे हाथ मोड़े और नीले आसमान की ओर देखा। उसने कहा, हाँ, वह धरती पर सबसे दयालु और सौम्य महिला थी। उस दिन, ऐसा लगा जैसे आसमान गिर गया हो। हालांकि, फिर मैं एक और महिला से मिला। एक ऐसी महिला जिसने मुझे बदल दिया। अर्जुन इस बारे में बात करते हुए मधुर मुस्कान के साथ बोले, यह मिस अनिका ही होंगी। एनी ने अपने होठों को आपस में दबाया और अपने दांत भींच लिए। वह मुस्कुराए और अपनी आंखों के कोनों में आंसू भरकर बोली, वह मिस्टर अर्जुन और मिस अनिका के बीच के प्रेम से ईर्ष्या करती थी। अर्जुन ने अपनी नाक को छुआ और अचानक पूछा, ठीक है, आपके भाई के पास क्या है? एनी ने अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था जब उसने कहा, ल्यूकेमिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और असहाय महसूस किया। उसने कहा, ल्यूकेमिया का इलाज करना मुश्किल है। न केवल उसे संगत अस्थि मज्जा की आवश्यकता है, बल्कि उसे चिकित्सा शुल्क का भुगतान करने के लिए एक बड़ी राशि की भी आवश्यकता है। क्या आप इसे अकेले संभाल सकते हैं? एनी ने कड़वी हंसी के साथ अर्जुन को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, उसने अपनी आंखें लॉक स्क्रीन पर आशावादी छोटे लड़के पर गड़ा दी। अर्जुन ने एनी की तरफ देखा और उठकर पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? एनी अर्जुन की बात समझ नहीं पाई। उसने पलकें झपकाईं और बस उत्सुकता से उसे देखा। उसने कहा, मिस्टर अर्जुन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके लिए मेडिकल बिलों का भुगतान करने का कोई रास्ता ढूंढ सकता हूँ। अर्जुन ने कहा। अर्जुन एनी से सच्चा प्यार करता था। हालांकि, वह उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन मानता था। इसका कारण ये था कि उसने एनी में एक युवती को देखा जिसे वह पहले से जानता था।
वह बहुत ही युवा महिला थी जिसने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। वह थी जो अर्जुन की स्मृति के सबसे गहरे हिस्से में हमेशा के लिए बंद हो गई। यह अर्जुन की जैविक बहन हन्ना कपूर थी। उसने उसे बचाने के लिए अपना जीवन सहित सब कुछ त्याग दिया। एनी दंग रह गई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अभी मुझे धन्यवाद मत दो। अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो मुझे अपना बड़ा भाई मानो, या फिर तुम अपना शरीर भी मुझे दे सकती हो। हालांकि मुझे लगता है कि मिस अनिका बाद वाले के लिए सहमत नहीं होंगी, इसलिए तुम सिर्फ मेरी बहन हो सकती हो। एनी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम समझ रहे हो। मैं कोई ऋणविहीन काय नहीं हूं, ठीक है। मैं तुम्हें सच बता दूं, मैं बहुत अमीर हूं। ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। तुम मिस अनिका को नहीं बता सकते। एनी बहुत देर तक चुप रही। लेकिन अचानक उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मिस्टर अर्जुन। अर्जुन को पता था कि एनी को उस पर यकीन नहीं है, इसलिए वह उसे अस्पताल में एटीएम मशीन पर ले गया। उसने अपना कार्ड डाला और उसे अपने खाते का बैलेंस दिखाया। जब एनी ने स्क्रीन पर प्रदर्शित राशि देखी तो वह दंग रह गई। वह इतना अमीर था। कितने शून्य थे उसमें? 90 अरब डॉलर से भी अधिक। मिस्टर अर्जुन अमीर थे। फिर वह हमेशा अपनी सास के सामने इतना दब्बू और कमजोर क्यों रहा था? अल्पविराम। उसी समय माया जी, जो अभी भी गुस्से में थी, घर पहुंची। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने अपनी केट निकाली। अचानक धूप का चश्मा और सूट पहने दो हटे कट्टे आदमी उसके पीछे आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने माया जी को पकड़ लिया और उसे एक काले रंग की वाणिज्यिक 7 सीटों वाली कार में फेंक दिया। ये कहना होगा कि जिस तरह से उन्होंने उसे उठाया वह वैसा ही था जैसे कोई सुअर को ले जाता है। आह, तुम लोग कौन हो? मुझे जाने दो। मदद करो, मेरा अपहरण किया जा रहा है। माया जी ने लात घूंसे मारे और चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कार का दरवाजा जोर से बंद हुआ और कार तेजी से भाग गई। माया जी को बेरहमी से एक कैफे में धकेला जा रहा था। वह क्रोधित हो गई। उसने प्रवेश द्वार पर काले कपड़े पहने पहाड़ी लोगों की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? मुझे अभी बाहर निकालो, अगर नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। यह अपहरण है और यह अवैध है। माया जी को बहुत ग्लानि हो रही थी और उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। फिर भी वह जानती थी कि वह कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा सकती। उसे मजबूत होना था। दूसरी ओर काले कपड़े पहने दो व्यक्ति, जो दरवाजा रोके खड़े थे, चुपचाप खड़े होकर ये दिखावा कर रहे थे कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। माया जी ने उन्हें कितना भी धक्का दिया, वे नहीं हिली। माया जी घबरा गई। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है और न ही वे कौन हैं। वह कहाँ थी? इसी समय एक सुंदर और शानदार महिला कैफे में दाखिल हुई। उसके पीछे 7-8 अंगरक्षक थे। ये देखकर कोई भी तुरंत बता सकता था कि वह कोई ताकतवर महिला है। इसके अलावा उसकी उपस्थिति से कैफे का तापमान कुछ डिग्री गिर गया। वहां भयानक ठंड हो गई। उसके स्वभाव और रूप को देखकर माया जी को शर्म महसूस हुई। वह महिला बहुत सुंदर थी और साथ ही साथ बहुत तेज भी थी। वह एक आभा से भरी हुई थी और माया जी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह केवल एक तरफ कांप रही थी। माया जी घबरा गई थी। वह एक अजीब जगह पर एक अजीब महिला के साथ थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह महिला उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। क्या आप माया जी हैं? महिला ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज ठंडी और निर्विवाद थी। आह, हाँ, यह मैं हूं। आप कौन हैं? थप्पड़। दूसरी महिला ने बिना किसी चेतावनी के माया जी को थप्पड़ मारा। थप्पड़ बहुत जोरदार था और थप्पड़ खाने के बाद माया जी तुरंत चौंक गई। क्या उसने उसे थप्पड़ मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता भी हूं? माया जी पागल हो गई थी, लेकिन किसी कारण से उस महिला को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह समुद्र में एक चींटी है। इसलिए वह केवल अपने दांत पीस सकती थी। याद रखो, मेरा नाम गायत्री वालिस है। गायत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी नज़र में माया जी सिर्फ एक चींटी थी। अगर वह चाहती तो उसे एक उंगली से कुचल सकती थी। ये दुष्ट महिला अर्जुन की सास कैसे हो सकती है? अर्जुन कपूर के खानदान का खून था। गायत्री जी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कपूर दंपति के अलावा किसी अन्य को किसी अन्य कपूर की आलोचना करने की अनुमति नहीं थी। माया जी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। आज के बाद से विनम्र बनो।
अगर तुमने फिर से तर्कहीन और अहंकारी होने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने का सबक जरूर सिखाऊंगा, गायत्री जी ने ठंडे लहजे में कहा। अर्जुन ऐसा अपमान सहन कर सकता था, लेकिन गायत्री जी नहीं। अर्जुन का अपमान करना पूरे कपूर परिवार का अपमान करने के बराबर था। इसके अलावा गायत्री जी अर्जुन को चेतावनी देना चाहती थी। निस्संदेह उसकी सास को सबक सिखाना सबसे अच्छा कदम होगा। तुम कौन हो? माया जी ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखें भ्रम और भय से भरी थीं। थप्पड़। अंत में गायत्री जी ने एक बार फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसने कहा, मैं कौन हूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस इतना याद रखो कि जब तक मैं, गायत्री वालिस यहाँ हूं, तब तक तुम जैसी घटिया औरत को अपना सिर झुकाकर जीना होगा, समझे? मैं समझ गया। इस समय माया जी कैसे हिम्मत करके जवाब दे सकती थी? वह गायत्री जी की मौजूदगी से इतनी हैरान थी कि वह एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बड़े चोर छोटे चोरों को फांसी देते हैं, ये स्थिति का सटीक वर्णन था। माया जी हमेशा से ही मतलबी और अनुचित रही थी। अब उसे एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। वह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसका वह मुकाबला नहीं कर सकती थी। गायत्री जी की ठंडी आभा के नीचे माया जी एक नासमझ देहाती लड़की की तरह थी, जो शहर के एक वीआईपी के सामने आ गई थी। माया जी ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। जब गायत्री जी चली गई तो माया जी ने अंततः राहत की सांस ली। हालांकि इससे पहले कि वह सांस ले पाती, काले कपड़े पहने दो विशालकाय आदमी अपने हाथों को मुट्ठियों में बांधे हुए उसके पास आए। धमाका। एक मुक्का सीधे माया जी की आंख पर लगा। वे उसे 5 मिनट तक पीटते रहे। जब वे वहां पहुंचे तो माया जी बेजान अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई थी। वह बेकाबू होकर कराह रही थी और उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। मुझे मारना बंद करो, बंद करो। कृपया मुझ पर दया करो। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। माया जी ने दया की भीख मांगी। आधे घंटे बाद माया जी को मरे हुए कुत्ते की तरह वापस पुराने शर्मा मैंशन में भेज दिया गया। आदमियों ने उसे सामने के दरवाजे पर फेंक दिया। जब चार्ल्स वापस लौटा और उसने माया जी को देखा, तो वह डर गया। हनी, क्या हुआ? तुम्हें किसने पीटा? चार्ल्स ने माया जी को घर के अंदर आने में मदद की। उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। इस प्रकार चार्ल्स ने तुरंत माया जी के लिए बर्फ की थैलियां लाने और उसके घावों पर उबले अंडे लपेटने में खुद को व्यस्त कर लिया। माया जी सोफे पर बैठी गुस्से से भरी हुई थी। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। वह तो किसी गायत्री वालिस को जानती भी नहीं थी। उसने उसे क्यों पीटा? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसा किसने बनाया? चार्ल्स का दिल टूट गया। आखिरकार ये वही पत्नी थी जिसके साथ वह पिछले 20 सालों से एक ही बिस्तर पर सो रहा था। और कौन? यह आपका अद्भुत दामाद अर्जुन था। क्यों? क्या आप उसे यहाँ बुलाकर सबक सिखाने की हिम्मत कर सकते हैं? माया जी उबल रही थी। वह बिना सोचे समझे बोल रही थी। दिन के अंत में जो कुछ हुआ था उसके बाद वह अर्जुन से घृणा करने लगी। जब चार्ल्स ने ये सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अर्जुन के प्रति अपना नजरिया बदल लिया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बेकार का बदमाश उसकी सास को पीटेगा। उसने उसे इतना पीटा कि उसका चेहरा गुब्बारे की तरह सूज गया। वह अपनी कब्र स्वयं खोद रहा था। क्या घिनौना मूर्ख है। बस तुम रुको, मैं उसे अभी बुलाता हूं कि वह अनिका के साथ वापस आ जाए। उन्हें तलाक लेना ही होगा। चार्ल्स जब भी गुस्सा होता था तो वह काफी डरावना लगता था। उसने अपना फोन निकाला और अनिका को फोन किया। उसने धीमी आवाज में कहा, अभी यहाँ वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ मुसीबत में है। अनिका को कॉल करने के बाद उसने अर्जुन को कॉल किया। वह गुस्से में था और उसने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन, अभी यहाँ वापस आओ। जब अर्जुन और अनिका घर पहुंचे तो लिविंग रूम का माहौल बेहद ठंडा था। ये बात तब और भी सच हो गई जब अनिका और अर्जुन ने माया जी को सोफे पर बैठे देखा। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वे दोनों दंग रह गए। चार्ल्स गुस्से से लाल हो गया। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गया और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी सास को पीटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मेरे घर से निकल जाओ और अनिका से तलाक ले लो। मेरे पास तुम्हारे जैसा बेरहम दामाद नहीं है। चार्ल्स गुस्से से चिल्लाया। अर्जुन पर बेतुका आरोप लगाया जा रहा था। उसने असहाय होकर समझाया, पिताजी, क्या आपको कोई गलतफहमी हो गई है? मैंने ऐसा नहीं किया।
माया जी को उम्मीद नहीं थी कि चार्ल्स उस दिन इतना मर्दाना होगा। चार्ल्स ने उसके लिए अर्जुन को भी मारा। वह बहुत खुश थी जब वह अपने आइस पैक के साथ सोफे पर बैठी थी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडी मुस्कान बिखेरी। तुम ही हो जिसने आज अस्पताल में मुझे मारा। तुम अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहे हो। इतने सारे लोगों ने तुम्हें ऐसा करते देखा है। माया जी ने चालाकी से कहा। वह चार्ल्स के भड़कने का इंतजार कर रही थी। उसका आदमी आखिरकार उसके लिए खड़ा हो गया। अगर वह अर्जुन और अनिका को अलग कर सके तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। चार्ल्स ने गुस्से से अर्जुन को घूरा और उसे एक तरफ धकेल दिया। फिर उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और चिल्लाया, अब बाहर निकल जाओ। अब इस घर में तुम्हारा कोई पद नहीं है, अर्जुन। अर्जुन के पास अब कोई बहाना नहीं था। उसने माया जी की तरफ देखा जो सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। तुरंत ही उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था। वह सारा दोष उस पर मर रही थी। ठीक है, माया जी, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा करने की जरूरत है? जब अनिका ने अपनी मां के एक तरफ चोट के निशान देखे तो वह नाराज हो गई। माया जी बुरी तरह घायल हो गई थी और उसका चेहरा सूज गया था। यदि माया जी अनुचित भी रही होती तो भी उसके प्रति इतना क्रूर व्यवहार करने का कोई कारण नहीं था। क्या अर्जुन को उस सुबह जो हुआ उसके बारे में पता चला था? फिर भी उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार वह उसकी सास थी। ऐसा करने के लिए वह बहुत दुष्ट था। अर्जुन, तुमने मां को क्यों पीटा? अब माफी मांगो। अनिका को सिर में दर्द होने लगा था। उसके पास ऑफिस में बहुत काम था और घर पर भी बहुत परेशानी थी। जब माया जी ने देखा कि अनिका गुस्से में है तो उसने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, ये वही है। मुझे उसके जैसा दामाद नहीं चाहिए। अनिका, तुम्हें उससे तलाक लेना होगा। ये घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा? तुम इस तरह कैसे जियोगी? तुम्हारे अजन्मे बच्चे का क्या होगा? अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा, अनिका, मैंने नहीं किया। यह मैं नहीं था। माया जी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। इसलिए वह उठी और अपना कंबल फर्श पर फेंक दिया। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुमने ये किया, फिर भी तुम अभी भी इनकार करने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन का चेहरा अब बहुत उदास था। माया जी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने मुझ पर फिर से दुर्भावनापूर्ण हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। पलक झपकते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। इसका कारण ये था कि अर्जुन ने जब ये वाक्य कहा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया था। अचानक माया जी को डर लगने लगा और उसे उस महिला की याद आ गई। वह गुस्से से भड़क उठी। अर्जुन, तुमने मुझे क्या कहा? अच्छा अच्छा, तुमने मुझे धमकाना सीख लिया है ना? माया जी बहुत गुस्से में थी। उसने गुस्से से अर्जुन की ओर इशारा किया और अनिका की ओर देखते हुए कहा, अनिका, उसकी बात सुनो। सुनो, अर्जुन ने अभी क्या कहा? अनिका ने अर्जुन के चेहरे की तरफ देखा। ये पहली बार था जब उसे उससे इतना डर लग रहा था। कुछ क्षण पहले वह बहुत डरावना लग रहा था। अनिका को पता था कि अर्जुन पागल था। इसलिए उसने अर्जुन को हवेली से बाहर निकाला और जल्दी से कहा, अर्जुन, मुझे बताओ अभी क्या हो रहा है? मां को चोटें कैसे आईं? अर्जुन का चेहरा ठंडा था जब उसने पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अनिका को झटका लगा। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। अर्जुन ने पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने आज अच्छे कारण से मां को थप्पड़ मारा तो तुम क्या करोगे? अनिका ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तो तुमने सचमुच उसे मारा? अर्जुन ने सिर हिलाया और आगे बोलने से पहले स्वीकार किया, मां ने अस्पताल में एनी को बेवजह पीटा था। इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। हालांकि मैंने उसके चेहरे पर चोट के निशान नहीं बनाए। अर्जुन ने उसे अहाना के बारे में नहीं बताया। उसे डर था कि अनिका गुस्से में माया जी से झगड़ा कर लेगी। अनिका ने असहाय होकर आह भरी और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अर्जुन, मेरी खातिर मां से माफी मांगो, ठीक है? अर्जुन जानता था कि अगर उसने इस मामले को नहीं सुलझाया तो माया जी जरूर नाराजगी रखेगी। इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर दोनों घर लौट आए। तुरंत माया जी ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्यों? तुम और क्या कहना चाहते हो? अभी बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। अनिका माया जी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मां, अर्जुन जानता है कि उसकी गलती है। अब वह आपसे माफी मांगेगा, ठीक है? जब माया जी ने ये सुना तो उसका दिल खिल उठा। हालांकि उसका चेहरा अभी भी घमंडी लग रहा था, क्योंकि उसने कहा, माफी मांगोगे?
ठीक है, उससे कहो कि वह मेरे सामने घुटने टेके और प्रणाम करे। पलक झपकते में कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और माया जी को ठंडी निगाहों से देखते हुए गहरी आवाज में कहा, माया जी, ये छोटी छोटी उपलब्धियों से असंतुष्ट मत हो। माया जी का चेहरा उतर गया। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाई, देखो, वह इस तरह माफी मांगता है। अगर वह आज घुटने नहीं टेकता तो मैं उसकी माफी कभी स्वीकार नहीं करूंगी। माया जी सोफे पर ठंडी मुद्रा में बैठी रही, हर बात पर ध्यान न देते हुए। जाहिर है, उसका रवैया भयानक था। उसने वैसे भी इस बारे में सोच लिया था। वह उस दिन अर्जुन पर अपना सारा गुस्सा निकालने की योजना बना रही थी। उस रीढ़विहीन काय की हिम्मत कैसे हुई अस्पताल में उसे थप्पड़ मारने की। चार्ल्स गुस्से से लाल हो गया। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, अपनी माँ की बात सुनो। घुटने टेको और माफी मांगो। तुम बहुत विद्रोही हो। अनिका का सिर दुखने लगा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि माया जी इतनी नासमझ होगी। माँ, क्या तुम इतनी नासमझी करना बंद कर सकती हो? तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो कि मैं ये बात जोर से कहूँ? जब माया जी को ये बात पता चली तो वह घबरा गई। क्या अर्जुन ने अनिका को सब कुछ बता दिया था? क्या मतलब है तुम्हारा, अनिका? क्या तुम अब किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष लेने जा रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? माया जी को अब कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह तरकीन बनी रही और नखरे दिखाने लगी। वह जमीन पर बैठ गई, अपनी जांघ थपथपाए और रोने लगी, मैं अब इस तरह नहीं रह सकती। मेरी बेटी किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रही है और एक सास को उसके दामाद ने पीटा। मुझे बस मर जाना चाहिए। चार्ल्स, अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हें आज ही उस कूड़े के टुकड़े को बाहर निकालना होगा। चार्ल्स खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर उसका चेहरा उतर गया। इसके बाद, उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, बाहर निकल जाओ। आज के बाद से, हम तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे। अर्जुन का चेहरा बदल गया। उसे पता था कि अगर वह पीछे हटने से इनकार कर देगा तो यह समस्या हल नहीं होगी। अर्जुन को अनिका को दुखी करने के लिए बुरा लगा। इसलिए, कुछ देर सोचने के बाद, अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और बिना किसी विकल्प के कहा, मुझे माफ कर दो, माँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि, जैसे ही अर्जुन माफी मांगने वाला था, कोई कमरे में घुस आया। वह व्यक्ति जोर जोर से सांसें ले रहा था। एनी, वह तेजी से सांस ले रही थी और दौड़ने की वजह से उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। एनी, तुम यहाँ क्यों हो? अनिका चौंक गई। वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। एनी ने सांस ली और कमरे में चली गई। उसने माया जी की ओर झुककर माफी मांगी, आंटी, मुझे माफ कर दो। आज सुबह मेरी गलती थी, इसलिए मैं अब आपसे माफी मांग रही हूँ। इसका मिस्टर अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है, कृपया उन्हें माफ कर दें। एनी बहुत देर तक सोचती रही कि क्या किया जाए, तभी उसने देखा कि अर्जुन को फोन करके घर बुलाया गया है। वह बहुत चिंतित हो गई। इसलिए, वह वहां तक साइकिल से गई। शुक्र है कि वह समय पर वहां पहुंचने में सफल रही। तुम छोटी कुतिया, चले जाओ। यह मेरा घर है। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब माया जी ने एनी को देखा, तो वह क्रोधित हो गई। वह उसके पास गई और उस पर जोर से हाथ घुमाया। हालांकि, माया जी का थप्पड़ जमीन पर नहीं लगा। अर्जुन, जो एनी के सामने खड़ा था, उसने माया जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, माया जी, छोटी छोटी उपलब्धियों से असंतुष्ट मत हो। अनिका चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ इतनी नासमझ होगी। वह हमेशा जब चाहे लोगों को थप्पड़ मार देती थी। फिर भी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। माया जी उसकी जैविक माँ थी। माँ, तुम क्या कर रही हो? एनी वह नज है जिसे अर्जुन और मैंने काम पर रखा था। अर्जुन ने मुझे अस्पताल में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया। ये वास्तव में तुम्हारी गलती है। तुमने एनी को क्यों मारा? अनिका खड़ी हुई और एनी को अपने पीछे खींच लिया। उसने कहा, माँ, अगर तुम अभी एनी से माफी मांगोगी, तो मैं अर्जुन से तुमसे माफी मांगने को कहूंगी। अगर नहीं, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। चार्ल्स को अभी अभी क्रोध ने घेर लिया था। अब उसे एहसास हुआ कि यह सब उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। अर्जुन अगर बहादुर भी होता तो भी वह माया जी के साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। जब तक कि, जाहिर है, उसने कुछ ऐसा न किया हो जिससे वह क्रोधित हो जाए। माया जी, हमें सच बताओ। क्या हुआ? अर्जुन ने बिना किसी कारण के तुम पर हमला क्यों किया? चार्ल्स ने पूछा और एनी की ओर देखा।
वह युवती बुरी नहीं थी, और वह ऐसी नहीं दिखती थी जो अनुचित हो। मैं अब और जीना नहीं चाहती। तुम लोग मुझ पर विश्वास करने के बजाय किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करना पसंद करोगे। माया जी ने बोल्ड और आत्मविश्वास से भरपूर होकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अनिका अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने एनी को पकड़ लिया और पूछा, एनी, मुझे सच बताओ, हॉस्पिटल में क्या हुआ था? मेरी माँ ने तुम्हें क्यों मारा, और अर्जुन ने मेरी माँ को क्यों मारा? एनी ने अपना सिर नीचे कर लिया और माया जी ने उसे कुटिलता से घूरा। एनी ने तब देखा कि अर्जुन अपनी आंखों से उसे इशारा कर रहा था। फिर भी वह इसे और रोक नहीं सकी। इसलिए उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और माया जी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही थी। उसने अहाना को पीटा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं उसके पास गई और उससे बहस करने लगी। फिर उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मिस्टर अर्जुन ने उसे 2 बार थप्पड़ मारे क्योंकि वह मेरे लिए खड़ा होना चाहता था। 2 बार। अनिका हैरान थी। उसने अपनी माँ के चेहरे पर पड़े चोटों के निशान देखे। क्या ये सभी चोटें 2 थप्पड़ों की वजह से आई थीं? इसके पीछे कुछ और भी बात होनी चाहिए। फिर भी अनिका को अब कोई परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एनी ने कहा था कि उसकी माँ ने अहाना को पीटा था। इससे वह क्रोधित हो गई। माँ, तुमने अहाना को क्यों मारा? क्या अहाना तुम्हारी पोती नहीं है? अनिका गुस्से से रोने लगी। उसकी माँ को कभी भी अहाना पसंद नहीं थी। लेकिन इस बार वह इतनी नाराज हो गई कि अहाना को पीटने लगी। जब चार्ल्स ने ये सुना तो वह असहाय महसूस करने लगा। आखिरकार सच सामने आ ही गया। उसकी पत्नी ने फिर से कुछ बेवकूफ़ी की थी। जब माया जी ने एनी की बातें सुनी, तो वह अब और नहीं रोक सकी। तुरंत वह चिल्लाने लगी और एक बेतुका दृश्य बनाने लगी, तुम्हें क्या पता? ये छोटी सी वेश्या अर्जुन की रखेल है। मैंने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लिया, इसलिए उसने बकवास करना शुरू कर दिया है। अच्छा अच्छा, तुम व्यभिचारी सुअर, तुम दोनों शुरू से ही एक दूसरे के साथ मिली भगत कर रहे हो, है ना? माया जी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और तरह तरह की गंदी बातें कहकर उन्हें फंसाना शुरू कर दिया। एनी ने जैसे ही यह सुना, वह गुस्से से रोने लगी। वह दुष्ट माया जी द्वारा अपमानित होना कैसे सहन कर सकती थी, जो उसकी ओर इशारा कर रही थी और उसे घटिया वेश्या कह रही थी। एनी वहीं पर रोने लगी और रोने लगी। फिर अचानक एनी ने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले जो उसे पहले मिले थे। बेहद अन्याय महसूस करते हुए एनी, जिसकी आंखें लाल थीं, ने उसे अर्जुन के हाथ में थमा दिया। उसने कहा, मिस्टर अर्जुन, मिस अनिका, मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ इस्तीफा देने आई हूँ। ये रहे 1000 रुपये। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, मी। अर्जुन, मिस अनिका। इतना कहकर एनी ने अपना चेहरा ढक लिया और घर से बाहर भाग गई। एनी, अनिका ने चिंतित होकर चिल्लाया और फिर माया जी को गुस्से से घूरने लगा। माया जी अभी भी गुस्से से चीख रही थी और चिल्ला रही थी। उस अनैतिक जोड़े को देखो। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस छोटी वेश्या को पैसे देने की हिम्मत कैसे की? हमें बताओ, तुमने हमारी पीठ पीछे उसे कितने पैसे दिए? अर्जुन ने माया जी की अविवेकपूर्णता और तर्कहीनता के प्रति अत्यंत असहाय महसूस किया। चुप रहो। क्या तुम चाहती हो कि मैं हॉस्पिटल के निगरानी कैमरे की सुरक्षा फुटेज चलाकर सबको दिखाऊं कि तुमने क्या किया? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम बहुत नासमझ हो। अगर तुम मेरी सास नहीं होती, तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता। अर्जुन ने घर से निकलने से पहले ठंडे स्वर में कहा। दूसरी ओर अनिका ने माया जी को ठंडे भाव से देखा। वह अभी भी अविचल थी। माँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम मेरी माँ हो। अनिका ने अपना पैर पटका और शर्मा मैंशन से बाहर निकल गई। इस बार माया जी बहुत गुस्से में थी। वह जमीन पर बैठ गई और गुस्से में चिल्लाने लगी। नतीजतन उसने चार्ल्स को लात मारी जो उसके बगल में खड़ा था, और कहा, शर्मा, वे आपके अद्भुत दामाद और महान बेटी हैं। तुम मेरे लिए खड़े होने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकते? देखो कि वह बेकार का बच्चा अभी कैसे व्यवहार कर रहा था। वह मुझे मारना भी चाहता था। मेरे चेहरे पर चोटों के निशान देखो। उसी ने उन्हें बनाया था। वही था। तुम तर्क करने में असमर्थ हो। चार्ल्स इतना गुस्से में थे कि उसका सिर सुन्न हो गया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि माया जी इतनी तर्कहीन होगी। इस बीच अर्जुन ने एनी को घर से बाहर खड़ा कर दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। वह उससे माफी मांगता रहा और कहता रहा, मुझे माफ कर दो, एनी। मेरी सास ऐसी ही है, इसलिए कृपया इसे दिल पर मत लेना।
साथ ही, कृपया पैसे वापस ले लो। मैं तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं करता क्योंकि अहाना तुम्हें पसंद करती है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी सास तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगी। अनिका ने एनी को भी घर से बाहर निकाल दिया था। उसने एनी का हाथ पकड़ा और कुछ ऐसा कहा जिससे आखिरकार एनी को यकीन हो गया। मामले को सुलझाने के बाद अर्जुन और अनिका एक बगीचे में आ गए। अनिका ने अर्जुन का पीछे से पीछा किया और काफी देर तक हिचकिचाते हुए आखिरकार उसे पकड़ लिया और माफी मांगते हुए कहा, अर्जुन मुझे माफ कर दो। मैं अपनी माँ की ओर से माफी मांगता हूँ। अर्जुन अभी भी गुस्से में था और उसने कहा, तुम्हारी माँ वाकई कुछ और ही है। उन्होंने अहाना को पीटा था। हालांकि भले ही वह अहाना को पसंद न करती हो, अहाना अभी भी मेरी बेटी है। मैं किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दूंगा। अनिका समझ गई कि अर्जुन का क्या मतलब था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं समझ गई हूँ। मैं मामले को ठीक से संभाल लूंगी। चिंता मत करो। उस रात उन दोनों ने कुछ और नहीं कहा। अगले दिन, जब अनिका काम पर चला गया, तो अर्जुन पुराने शर्मा मैंशन में वापस आ गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, माया जी आग बबूला हो गई। उसने उस पर कुछ फेंका और चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। अर्जुन ने उसे मनाना नहीं चाहा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, बताओ, तुम पर किसने हमला किया? माया जी चौंक गई। फिर भी, उसने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? क्या तुम दिखाना चाहते हो कि तुम क्या करने में सक्षम हो? अपने आप को देखो, क्या तुम कुछ करने में भी सक्षम हो? अर्जुन तो बस एक बेकार का टुकड़ा था। वह क्या कर सकता था? अगर वह खुद को मुसीबत से दूर रख पाता तो बहुत अच्छा होता। ये तुम पर निर्भर है कि तुम मुझे बताना चाहती हो या नहीं। वैसे भी तुम ही हो जिसे पीटा गया है। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि माया जी का गुस्सा अभी भी काबू में है। फिर भी, वह एक मतलबी महिला थी, जो किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को सहन कर सकती थी। माया जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, वह एक सुंदर दिखने वाली महिला थी। उसने कहा कि उसका नाम गायत्री वालिस है। क्या तुम किसी तरह से मेरा बदला ले सकते हो? माया जी पूरी रात दुखी रही। वह गायत्री जी को जानती तक नहीं थी, लेकिन वह उसके प्रति आक्रामक होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसकी आभा बहुत प्रबल थी। माया जी जानती थी कि वह उसे नाराज नहीं कर सकती। गायत्री। जब अर्जुन ने उसका नाम सुना तो वह दंग रह गया। तुरंत ही उसके चेहरे पर काले बादल छा गए। अर्जुन ने उसे पहले भी चेतावनी दी थी कि वह अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ भी बुरा व्यवहार न करे, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। क्या यह उसके लिए चेतावनी थी? अर्जुन, जब तक तुम मुझसे बदला ले सकते हो, मैं तुम्हारे द्वारा मुझे मारे जाने के मामले को और आगे नहीं देखूंगी। इसके अलावा, मैं तुम्हारे साथ अपने जैविक बेटे की तरह व्यवहार करूंगी। तुम्हें क्या लगता है? माया जी ने कहा। जब तक अर्जुन उस स्त्री को सबक सिखा सकता था, माया जी को भविष्य में उसके साथ बेहतर व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तुम्हें इन कुछ दिनों में घर पर ही रहना चाहिए। अगर तुम पर फिर से हमला हुआ, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यहां तक कि लॉन्गफोर्ड्स, जिनकी तुमने पिछली बार चापलूसी की थी, तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर वह महिला इसमें शामिल है। अर्जुन का चेहरा बर्फ से सना हुआ था जब वह मुड़कर चला गया। फिर, उन्होंने टाइगर से एक कार मांगी और सीधा विला चला गया। पूरे विला में जगह जगह सुरक्षा गार्ड तैनात थे। अंदर जाना तो आसान था लेकिन बाहर निकलना मुश्किल था। विला में प्रवेश करने के बाद अर्जुन कार से बाहर निकले और सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक लिया। अर्जुन ने साफ कहा, रास्ते से हट जाओ। यंग मास्टर, मैडम ने कहा है कि वह किसी से नहीं मिलेंगी। कृपया वापस चले जाएं, सुरक्षा गार्डों में से एक ने अर्जुन से कहा। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं। उसकी निगाहें चुभ रही थीं और उसने कहा, क्या तुम मुझे रोकने जा रहे हो? सुरक्षा गार्ड एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन वे आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए, उन्होंने खुद को संभाला और समझाया, युवा मालिक, मैडम ने कहा है कि वे आज किसी से नहीं मिलेंगी। कृपया वापस चले जाएं। अर्जुन अब उनसे बात नहीं करना चाहता था। इसलिए, वह कुछ कदम आगे चला गया और सुरक्षा गार्ड पीछे हट गए। जब उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा, यंग मास्टर, अगर आप ऐसा करना जारी रखते हैं, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तुम लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत की। तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? अर्जुन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया।
सुरक्षा गार्ड एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब वे एक दूसरे से दुश्मनी की स्थिति में थे, तभी गायत्री जी धीरे से दूर से आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम अपने मातहतों के स्तर पर क्यों गिरना चाहते हो? गायत्री जी ने एक लंबी, सफेद पोशाक पहनी हुई थी, और उनके कंधे पर एक हल्के नीले रंग की शॉल थी। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, और उसका शरीर अद्भुत था। ये कहा जा सकता है कि वह एक आदर्श महिला थी। उस महिला का शरीर और रूप लगभग अलौकिक था, हालांकि उसका दिल बुराई से परे था। बर्खास्तगी, गायत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा। उसकी बाहें छाती के सामने मुड़ी हुई थीं। दूसरी ओर, उसकी उंगलियां जैड की अंगूठियों, हीरे की अंगूठियों और उन अंगूठियों से सजी हुई थीं जिनमें महंगे रत्न जड़े हुए थे। सुरक्षा गार्डों ने उसे आदरपूर्वक प्रणाम करके विदा ली। फिर भी वे वहीं रुके रहे और उससे 10 मीटर से अधिक दूरी पर निगरानी रखी। गायत्री जी के पीछे एक महिला निजी सहायक थी। अर्जुन ने उसे सिर्फ एक नज़र देखा और उसे पता चल गया कि वह दिखने में जितनी सीधी सादी थी उतनी थी नहीं। वह महिला ठंड से भरी हुई थी, और उसके अंदर हत्या करने का इरादा था। तुमने माया येट्स पर हमला क्यों किया? अर्जुन ने ठंडे स्वर में सीधे सादे अंदाज में पूछा। वह कपूर दंपत्ति को नीची नज़र से देख रही थी। सिर्फ इसी बात के लिए वह 100 बार मरने की हकदार है। गायत्री जी ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कोमल और दयालु लग रही थी, हालांकि उसकी दयालुता जानलेवा हो सकती थी। वह मेरी सास है, और वह अनिका की माँ भी है। आपको मेरी ओर से ऐसा कुछ करने का अधिकार नहीं है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। फिर भी, गायत्री जी ने जवाब दिया, मैं उसे बस एक छोटा सा सबक दे रही थी, ताकि वह जान सके कि कैसे व्यवहार करना है। क्या ये गलत है? जब शार्लोट गुजरी, तो उसने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा। तकनीकी रूप से, तुम मेरे सौतेले बेटे हो। अगर तुम मुझसे इस तरह बात करोगे, तो मुझे दुख होगा। ये कहते हुए गियाडा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अर्जुन का चेहरा उतर गया और उसने कहा, चुप रहो। तुम्हें चार्लोट नाम बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आज तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। मेरे आसपास के लोगों को मत छुओ। अगर नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। अर्जुन के ऐसा कहने के बाद, गायत्री जी की कामुक छाती पर एक लाल बिंदु उभर आया। यह उसके दिल पर लक्षित था। महोदया, अचानक, विला में सायरन बजने लगे। जल्दी करो, मैडम और युवा मालिक की रक्षा करो। सूट पहने सुरक्षा गार्डों ने अपनी पिस्तौलें निकाली और पहरा देने लगे। तभी, हर जगह से और भी सुरक्षा गार्ड बाहर निकल आए। उन्होंने अपने पीछे गायत्री जी और अर्जुन को बचा लिया। गायत्री जी के पीछे खड़ी महिला ने स्किनी जीन्स, सफेद शर्ट और हाई हील्स पहनी हुई थी। उसने घबराकर अपनी पिस्तौल निकाली और बंदूक की नली को अर्जुन के माथे के बीचों बीच तान दिया। अर्जुन ने केवल उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा, और उसकी पैनी निगाहें उस महिला पर चिपक गईं। तुम बेलगाम मूर्ख हो, गायत्री जी ने चिल्लाते हुए अपने निजी सहायक के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम्हें किसने कहा कि तुम उस पर बंदूक तान दो? हाँ, महोदया, बर्फीले स्वभाव वाली निजी सहायक ने अपनी पिस्तौल रख दी, और चुपचाप गायत्री जी के पीछे खड़ी हो गई। फिर भी, उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। यदि दूसरा पक्ष बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने की हिम्मत करता तो वह गोली चला देती। तो क्या हुआ अगर वह मास्टर कपूर था? वह केवल मैडम वालिस की रक्षा कर रही थी। उनका पालन पोषण वालिस ने किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके साथ कोई विशेषज्ञ होगा। कोई भी साधारण व्यक्ति सिरस विला में घुसने में सक्षम नहीं है। लाल बिंदु अभी भी गायत्री जी की छाती पर था, हालांकि वह बेपरवाह दिख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान देखी जा सकती थी। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, गायत्री जी, यह मेरी तुम्हें चेतावनी है। मेरी सीमाओं का परीक्षण मत करो। ऐसा कहकर अर्जुन मुड़ा और उस काली बेंज कार की डिक्की की ओर बढ़ा, जो उनके पास आ रही थी। उसने डिक्की खोली और एक आदमी को बाहर निकाला जिसे बुरी तरह पीटा गया था। अर्जुन ने उस व्यक्ति को जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से पीटा। तुम्हारा आदमी लापरवाह था। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। गायत्री जी ने उस आदमी की तरफ देखा जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। ये वही गुंडा था जिसे उसने माया जी को वापस लाने के लिए रखा था। इस बार, गायत्री जी के उदासीन चेहरे पर आश्चर्य और घबराहट के भाव थे। उसकी करीने से बनी हुई भौहें आपस में सिकुड़ गईं। उसने कुछ भी नहीं किया था कि उसका निजी सहायक उस आदमी के पास चला आया। बैंग बैंग, दो जोरदार गोलियों की आवाज सुनाई देने के बाद खून बहने लगा।
उस आदमी के हाथ और पैर में गोली लगी थी। नतीजतन वह दर्द से जोरदार चीखने लगा। खुश, गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने बस अपना हाथ उठाया और इशारा किया, इससे पहले कि गायत्री जी की छाती पर लाल बिंदु गायब हो जाए। उसी समय विला के पास के जंगल में एक काली आकृति चमकती हुई दिखाई दी। वहां, उसे पकड़ो। एक क्षण में ही विला में मौजूद आधे से अधिक सुरक्षा गार्ड घुसपैठिए को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वह शांतिपूर्वक विला से दूर जाने लगा। जब वह पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा तो उसने कार रोक दी। तभी काली हुडी, टोपी और चेहरे पर मास्क पहने एक व्यक्ति सड़क किनारे झाड़ी से बाहर निकला और कार में घुस गया। इसके बाद कार पुनः स्टार्ट हुई और तेजी से भाग गई। कार के अंदर पैसेंजर सीट पर बैठे व्यक्ति ने राहत की सांस लेने से पहले अपनी टोपी और चेहरे का मास्क उतार दिया। उसने कहा, वह जगह वाकई कुछ और ही है। वहां बहुत सारे सुरक्षा गार्ड हैं। अगली बार जब आप मुझसे ऐसा कुछ करवाना चाहेंगे, तो आपको मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे। लेकिन गायत्री जी बहुत हॉट है। वह लगभग 40 साल की है ना? उसने अपना ख्याल अच्छे से रखा है। वह 20 साल की एक यंग महिला की तरह दिखती है। ये स्पष्ट था कि यह आदमी बकबक करने वाला था। कार में बैठते ही उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। गाड़ी चलाते हुए अर्जुन ने पूछा, मैंने तुम्हें जिस चीज को देखने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? उस आदमी ने जवाब दिया और कुछ तस्वीरें और दस्तावेज निकाले। ये स्पष्ट था कि उसने उन्हें विला के अंदर लिया था। कौन पेचीदा थे और तस्वीरें निंदनीय थीं। वे तस्वीरें थीं जिनमें गायत्री जी एक अजनबी आदमी के साथ चुंबन ले रही थी और उसके साथ समय बिता रही थी। अर्जुन ने उन पर एक नज़र डाली और कहा, 30 मिलियन। इसके लिए ओल्ड मैन जॉर्ज से पूछो। ठीक है, मास्टर कपूर बहुत वफादार आदमी हैं। मैं यहाँ यूं ही नहीं आया हूँ। वह आदमी हंसा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने कार का दरवाजा खोला और कहा, अगली बार फिर मिलूंगा। इसके बाद वह कार से कूद गया, जबकि कार अभी भी हाईवे पर तेज गति से चल रही थी। क्या विशेषज्ञ है? अर्जुन को पता नहीं था कि कार से कूदने के बाद उसे लंगड़ाते हुए अस्पताल जाना पड़ा। उसने शिकायत की, अरे, मुझे नाटक नहीं करना चाहिए था। इसका परिणाम उल्टा हुआ। अल्पविराम। दूसरी तरफ माया जी 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकली थी। उन्हें बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर अपना बैग उठाया, अपने चेहरे पर स्कार्फ लपेटा और धूप का चश्मा पहनकर बाहर निकल गई। वह अर्जुन और अनिका के नए घर को देखना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि क्या वह अपना घर किसी एजेंट को बेच सकती है। माया जी एक हवेली खरीदना चाहती थी और वह इस विचार को छोड़ना नहीं चाहती थी। यदि वे लॉन्गफोर्ड पार्क का खर्च वहन नहीं कर सकते थे, तो पहाड़ी पर स्थित एक विला पर्याप्त होगा। जब माया जी अर्जुन और अनिका के नए घर में पहुंची, जो लगभग 70 से 80 वर्ग फुट चौड़ा था, तो उसने दरवाजा खोला और चोर की तरह अंदर घुस गई। साधारण सा फर्नीचर देखकर माया जी का दिल टूट गया। उसकी बेटी अर्जुन जैसे बेकार आदमी से शादी कैसे कर सकती है? ये यातना थी। संपत्ति स्वामित्व का प्रमाण पत्र। माया जी ने तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी और संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण पत्र के लिए दराजों और अलमारियों में खोजबीन शुरू कर दी। जब तक उसके पास संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र है, उन्हें उसकी बात सुननी ही होगी। काफी देर तक उसे ढूंढने के बाद अंततः उसे वह बेडरूम के एक दराज में मिल गया। माया जी ने संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र उठाया और उसे खुशी से चूमा। कमाल है, उसे वह मिल गया था। इस प्रकार उसने जल्दी से संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र अपने बैग में ठूंस लिया। फिर जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे दराज के कोने में एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दिया। उसने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा था। माया जी ने बक्सा उठाया, उसे खोला और दंग रह गई। क्या सुंदर जैद चूड़ी है। पहली नजर में ही माया जी समझ गई कि यह कोई साधारण जैद चूड़ी नहीं थी। ये बहुत सुंदर थी। अगर कोई बाहरी व्यक्ति वहां होता तो उसे पता होता कि यह चूड़ी उच्च गुणवत्ता वाले जैद से बनी है। एक चमकदार प्रजाति जिसे ग्रीन जेडाइट कहा जाता है। ये पारदर्शी थी और देखने में बहुत ही शानदार थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह सबसे बेहतरीन थी। हालांकि कांच की जैद चूड़ी पर एक नाम खुदा हुआ था, चार्लोट लासन। माया जी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने इसे उठाया और खुशी खुशी अपनी कलाई पर पहना। वह इससे बहुत प्यार करती थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अच्छा, अच्छा, तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत चीज है और तुम इसे छिपा रहे हो।
अगर मुझे नहीं देते तो तुम इसे किसे देते? अब यह मेरी है। उस दिन अर्जुन हॉस्पिटल में एनी को ढूंढने के लिए तैयार था। उसने उसके भाई की हालत देखने का वादा किया था। रास्ते में अर्जुन ने कुछ फल खरीदने से पहले इस बारे में सोचा, खाली हाथ जाना अशिष्टता होगी। जब वह हॉस्पिटल पहुंचे तो दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। अर्जुन को देखकर एनी थोड़ी शर्मा गई और बोली, मिस्टर अर्जुन, आपको वाकई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है कि आपको इतनी दूर से आना पड़ा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। वैसे ये तुम्हारे और मेरे बीच का रहस्य है। मिस अनिका को मत बताना। चलो, मुझे अपने भाई से मिलवाओ। एनी अर्जुन से एक सिर छोटी थी। हालांकि वह युवती सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा मोम जैसा था। उसने शायद खुद पर बहुत ज्यादा काम किया था। ऐसी यंग महिला को देखकर अक्सर लोगों को उस पर तरस आता था। एनी अर्जुन को इनपेशेंट विभाग की 6ठी मंजिल पर ले गई। यह मंजिल विशेष रूप से ल्यूकेमिया के रोगियों के लिए आरक्षित थी। वहां वयस्क और बच्चे दोनों थे। अर्जुन ने चारों ओर देखा और देखा कि परिवार के कई सदस्य दुखी दिख रहे थे। उनमें से कुछ तो अपने अपने वार्ड के कोने में अपने फोन पर रो रहे थे। आह, कितनी कठोर वास्तविकता है। जब वे दोनों उस वार्ड में पहुंचे जो एनी के भाई का था, तो वे चारों ओर देखने के बाद भी उसे नहीं ढूंढ पाए। नतीजतन एनी घबरा गई। उसने कुछ नर्सों से पूछा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा था। ये सुनकर एनी के चेहरे पर भाव बदल गए और वह तेजी से एक कोने की ओर भाग गई। दूसरी ओर अर्जुन ने उसका पीछा किया। एक खंभे के पीछे छिपे एक गंजे छोटे लड़के के सामने एनी ने बैठते हुए घबराहट में पूछा, तुम फिर से अकेले क्यों भागे? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे आने से पहले मेरा इंतजार करो? ये स्पष्ट था कि छोटा लड़का कुछ देर पहले रो रहा था। हालांकि उसने दृढ़ता से मुस्कुराते हुए कहा, एनी, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं ठीक हो गया हूँ। मैं अब घर जाना चाहता हूँ। एनी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने छोटे लड़के को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर हिलाया। उसने कहा, मुझ पर भरोसा करो। हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं, ठीक है? छोटे लड़के ने एनी के चेहरे को सहलाया और अपना सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, एनी, मैं वाकई अब और इलाज नहीं करवाना चाहता। हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें सिर्फ मेरे लिए दिन रात काम करते हुए नहीं देखना चाहता। तुम थक गई होगी। मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। वह छोटा लड़का एनी का भाई था और उसके शब्द हृदय विदारक थे। वह बहुत युवा था फिर भी बहुत समझदार था। छोटे भाई, पैसों की चिंता मत करो। बस इलाज करवाओ, तुम्हारी बहन खुद ही रास्ता निकाल लेगी। अर्जुन आगे बढ़ा और अपने हाथों में फल और उपहार हिलाते हुए कहा। छोटे लड़के ने असमंजस में अर्जुन की ओर देखा और फिर एनी की ओर। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन कौन है। अर्जुन मुस्कुराया, मैं तुम्हारी बहन का अच्छा दोस्त हूँ। छोटा लड़का होशियार था। उसने एनी को एक तरफ खींचा और अपनी आवाज धीमी करते हुए एनी के कान में फुसफुसाया, एनी, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह थोड़ा बुरा लग रहा है। एनी शर्मा गई और पलटकर अर्जुन की तरफ देखने लगी। उसने कहा, नहीं, बकवास करना बंद करो। वह मिस्टर अर्जुन है, वह आदमी जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वह हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। जब छोटे लड़के ने ये सुना तो वह निराश हो गया। मुझे लगा कि तुम्हें आखिरकार एक प्रेमी मिल गया है, एनी। तो जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कोई तो होगा जो तुम्हारी देखभाल करेगा। एनी ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं क्योंकि उसने छोटे लड़के को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो। मुझे कभी कोई प्रेमी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। छोटा लड़का मुस्कुराया और फिर अर्जुन के पास गया और उसे प्रणाम किया। धन्यवाद, सर। मेरी बहन ने मुझे बताया कि आप हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपका यह एहसान चुकाऊंगा। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि छोटा लड़का इतना समझदार होगा। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हालांकि उससे पहले तुम्हें एनी और डॉक्टरों की बात सुननी होगी ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको। छोटे लड़के ने अपना सिर हिलाया और हॉस्पिटल के कमरे को दुखी भाव से देखा। फिर उसने अपना सिर नीचे किया, एनी को बाहर खींच लिया और कहा, एनी, चलो घर चलते हैं। मैं घर जाना चाहता हूँ। तभी एक तरफ से एक जोरदार, क्रोधित आवाज सुनाई दी, बस घर जाओ और यह सब खत्म करो।
चरनी में कुत्ता बनकर रहना बंद करो। तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, और फिर भी तुम हॉस्पिटल आना चाहते हो। जब अर्जुन ने ये सुना, तो उसका चेहरा बदल गया। वह पलटा और गुस्से से उस आदमी से बोला, तुमने क्या कहा? उस आदमी ने अर्जुन को सिर से पैर तक देखा और हताश होकर बोला, मैंने अभी जो कहा, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्या तुम उस सुंदर लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो चले जाओ। उसे पहले ही उसके वार्ड से निकाल दिया गया है, और वह अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। ये कितना दर्दनाक दृश्य है। अर्जुन का चेहरा बहुत काला पड़ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि लड़के ने पहले ही घर जाने की जिद कर ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाला जा रहा हो। क्या इसका कारण ये था कि वे हॉस्पिटल का बिल वहन करने में असमर्थ थे? अर्जुन ने याद किया कि अहाना को हॉस्पिटल से लगभग बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं थे। उसे एनी और मेसन के लिए बहुत दुख हुआ। फिर भी अर्जुन के क्रोधित होने का कारण यह नहीं था। वह उस व्यक्ति के अपमान और निंदा से क्रोधित था। अर्जुन का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह खींच उठा। क्या ये हॉस्पिटल तुम्हारा है? उसके ठिकाने का तुमसे क्या लेना देना है? तुम एक वयस्क हो। क्या तुम्हें ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? वह आदमी अपनी कुर्सी पर एक पैर दूसरे पर रखकर बैठ गया। वह दुर्भावनापूर्ण लग रहा था। तुरंत, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से अर्जुन को डांटना शुरू कर दिया, क्यों? क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? तुम सिर्फ एक पैसेहीन मूर्ख हो, फिर भी तुम हॉस्पिटल आना चाहते हो। अगर यह हॉस्पिटल के संसाधनों और डॉक्टरों के प्रयासों की बर्बादी नहीं है, तो क्या है? हम अमीर लोग क्यों इंतजार करें? भाड़ में जाओ। यह आदमी कौन था? उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे बहस करने की? उनके बहनोई हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष थे। अर्जुन गुस्से से हंस पड़ा। सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम हॉस्पिटल नहीं आ सकते। ये नियम किसने बनाया? तुम। क्या तुम डीन हो? तुम कौन हो? ये बात फिर से कहो और मेरा विश्वास करो कि मैं अगले हफ्ते तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। जब उस आदमी ने ये सुना, तो वह आग बबूला हो गया। वह उठ खड़ा हुआ और दांत पीसते हुए बोला, अच्छा, अच्छा, बेटा। अगर हिम्मत है तो मुझे थप्पड़ मार। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है कि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए कोई ढूंढ लूंगा? इसके बाद, उस आदमी ने कहा, मेरे जीजा इस हॉस्पिटल के डीन हैं। क्या आपको लगता है कि मैं उस बीमार मूर्ख को सिर्फ एक फोन कॉल करके यहां से निकाल सकता हूं? अर्जुन आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था। उस व्यक्ति को सबक सिखाना जरूरी था। डीन, तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। पास से गुजर रही नज ने उन दोनों को घूर कर देखा। अंततः अर्जुन रुका और नज से बोला, मैं पूछना चाहता हूं कि मेसन के दाग का क्या हुआ? नज ने मेसन की ओर देखा और फिर दया और लाचारी से कहा, उस पर हॉस्पिटल का बहुत सारा पैसा बकाया है, और बहुत लंबा समय हो गया है। हॉस्पिटल ने उसे आधे महीने का एक्सटेंशन दिया था, और वह अभी भी भुगतान नहीं कर सकता है। इसलिए, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मरीज हैं, और हम उसे बिस्तर पर नहीं रहने दे सकते। वह आदमी एक तरफ हंसकर बोला, अगर तुम गरीब हो तो हॉस्पिटल मत आओ। अर्जुन क्रोधित हो गया। उसने उस आदमी की कमर पर लात मारी, और वह पीछे की ओर भाग गया। वह चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर वे बहुत गरीब हैं? क्या गरीब लोगों को इलाज पाने का कोई अधिकार नहीं है? आगे बढ़ो, और बकवास करने की कोशिश करो। वह आदमी क्रोधित हो गया। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अर्जुन को बुरी तरह घूरने लगा। वह चिल्लाया, भाड़ में जाओ। तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? ठीक है, आज ही तुम मरोगे। साथ ही, उस बीमार मूर्ख को तुरंत इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाना चाहिए। अर्जुन अब उस आदमी का मनोरंजन नहीं करना चाहता था। वह मुड़ा, नस की तरफ देखा और बोला, क्या तुम्हारे पास और बिस्तर है? मुझे अभी एक चाहिए, मैं उसका भुगतान कर दूंगा। नज ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है, अब कोई नहीं बचा है। कृपया रास्ते से हट जाएं, मुझे अपने मरीजों की जांच करनी है। जब लात खाने वाले व्यक्ति ने यह सुना, तो वह हंस पड़ा। मैंने तुम्हें पैसे रहित मूर्ख कहकर सही कहा था, है न? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम अभी भी दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास कितना पैसा है? उस बीमार मूर्ख को ल्यूकेमिया है। तुम उसका इलाज 10 लाख रुपए से भी नहीं कर सकते। तुम्हें बस घर जाना चाहिए और अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए। एनी ने अर्जुन की शर्ट खींची। उसकी आंखों में दुख भरे आंसू थे। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। चलो,
हम कोई दूसरा हॉस्पिटल ढूंढ लेंगे। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर उनके पास उसके भाई के लिए जगह नहीं होती तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। यह उसका एकमात्र विकल्प था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके पास पैसे भी नहीं थे। यद्यपि वह जानती थी कि अर्जुन धनवान है, फिर भी वह उसका पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। उसमें गरिमा थी। अर्जुन ने अपना सिर घुमाकर एनी की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। मेरा इंतजार करो। ये कहकर अर्जुन एक तरफ चला गया और जॉर्ज को बुलाया। दूसरी ओर, वह व्यक्ति बेचारे मेसन पर आंखें घुमाता रहा। उसने बहुत देर तक उसकी और एनी की आलोचना की और उसे कोसा। फिर आखिरकार उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बेचारा बच्चा, तुम इतनी कम उम्र में मरने जा रहे हो। एनी ने मेसन को अपनी बाहों में पकड़ लिया, जो पूरी तरह से पीला पड़ गया था और उस आदमी को घूर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बहुत अपमान से गुजर चुकी थी। उसके आसपास के लगभग सभी रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया था। ये सब पैसे की वजह से था। कोई भी उसे पैसे उधार नहीं देना चाहता था। यह एक अंतहीन खाई थी। कौन जानता था कि दुष्ट आदमी और भी अधिक उत्साहित हो जाएगा और हंसते हुए कहेगा, अरे लड़की, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रही तो तुम अपने भाई का इलाज भी नहीं कर पाओगी। वह बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ऐसा कहकर वह आदमी पास आया और एनी को एक काट दिया। उसने आगे कहा, अगर तुम्हें अपने भाई के अंतिम संस्कार में मदद की जरूरत है, तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम इतनी बुरी नहीं हो। तुम मेरे दफ्तर में आकर मेरी सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाती? मोटा आदमी बेशर्म और घिनौना था। इस समय अर्जुन वापस आ गया। उस आदमी ने नाक भान सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपने संपर्क मिल गए हैं? क्या तुम दुखी हो कि उसका इलाज नहीं हो सकता? मैं तुम्हें बता दूं, इस अस्पताल का विभागाध्यक्ष मेरा साला है। भले ही तुमने किसी से संपर्क कर लिया हो, मैं उस बीमार मूर्ख को यहाँ इलाज नहीं करवाने दूंगा। अर्जुन को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने एनी की ओर देखा और कहा, 5 मिनट रुको। एनी को नहीं पता था कि अर्जुन क्या करने जा रहा है। फिर भी वह 5 मिनट तक इंतजार कर सकती थी। अगले ही क्षण सफेद कोट पहने डॉक्टरों का एक समूह तेजी से उनकी ओर आया। समूह का नेता सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्दी में था, क्योंकि उसके हर कदम के साथ हवा का निशान बन रहा था। वह डीन के कार्यालय में थे जब उन्हें परिवार के बटलर का फोन आया। यंग मास्टर वहां थे। यह कोई बड़ी बात थी। वह इसमें लापरवाही नहीं बरत सकता था। जब उस दुष्ट व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और उसके पास जाकर चिल्लाया, डीन नील, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ व्यक्तिगत रूप से आओगे। क्या तुम मेरी पत्नी को देख सकते हो? उस दिन वह आदमी हॉस्पिटल में डीन से यह पूछने आया था कि क्या वह उसकी पत्नी को देख सकता है। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि डीन नील देश के सबसे अच्छे विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि उनके बहनोई के हॉस्पिटल प्रमुख होने के बावजूद डीन नील से व्यक्तिगत रूप से मिलना एक कठिन कार्य था। इसलिए वह आदमी वहीं प्रतीक्षा ही कर सकता था। दुर्भाग्यवश जैसे ही वह डीन नील के पास पहुंचे, उनके आसपास खड़े अन्य डॉक्टरों ने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। दूसरी ओर डीन नील जल्दी से अर्जुन के पास गया और माफी मांगते हुए मुस्कुराया। देर से आने के लिए मुझे खेद है, यंग मास्टर।